कोरोना महामारी ने जहां अस्पतालों में मरीजों का बोझ कई गुना अधिक बढ़ाया है, वहीं संक्रमण के चलते अस्पतालों में मृत्यु दर भी काफी तेजी से बढ़ गई है। देश के सबसे बड़े चिकित्सीय संस्थान दिल्ली एम्स की बात करें तो यहां बीते कुछ महीनों में ही मरीजों की मौत 59% तक पहुंच चुकी है। महामारी आने से पहले यानी साल 2019 तक एम्स में औसत 34 से 37 भर्ती मरीजों में से किसी एक की ही मौत होती थी, लेकिन अब साल 2020 से हर 21वां मरीज अस्पताल में दम तोड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली एम्स ही नहीं बल्कि सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में भी हालत बिल्कुल अलग वहां की भी नहीं है। इन दोनों अस्पतालों में स्थिति ये है कि हर 10वां मरीज मौत की चपेट में आ रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साल 2018 के दौरान 1,87,051 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें से 5,384 मरीजों की मौत हुई थी। यानी कि 2018 के दौरान अस्पताल में भर्ती 34 मरीजों में से किसी एक की मौत दर्ज की गई। ये स्थिति साल 2019 के दौरान बढ़कर 37 तक पहुंच गई। इस दौरान 1,88,160 मरीज भर्ती हुए और 4,918 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन जनवरी 2020 में कोरोना महामारी से संक्रमित पहला मरीज देश में मिलने के बाद मार्च 2020 में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और एम्स में भर्ती मरीजों की मृत्यु दर भी उसी रफ्तार से बढ़ी। इस पर एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के चलते मृत्यु दर इसलिए भी बढ़ी क्योंकि अस्पतालों में गंभीर मामले सबसे अधिक देखने को मिल रहे थे। अधिकांश संक्रमित मरीजों की हालत इतनी गंभीर उस दौरान थी कि उन्हें बचाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। राजीव तिवारी दिल्ली से मेरे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर पे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजीव, ये जो डेटा अब निकल कर के सामने आया है कि मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ी है, बोझ अस्पतालों पे बहुत बड़ा है। अब की अगर हालातों की बात करें तो क्या हालात अब अस्पतालों के हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उसके अंदर जो मृत्यु दर था, वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है और लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर या फिर वेंटिलेटर को, बेडों को लेकर लगातार जो स्थिति थी, वो सबके सामने थी और इसी को लेकर सरकारें भी कहीं न कहीं कोशिश करती नज़र आ रही थी। मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, वो कहीं न कहीं सबके सामने थी और कहीं न कहीं उसके लिए कहीं न कहीं सरकारें यानी कि दिल्ली सरकार हो या और राज्य की सरकार हो, वो केंद्र सरकार से वो बिल्कुल गुहार लगाती नज़र आ रही थी और केंद्र सरकार उनकी मदद भी करती नज़र आ रही थी। मगर जिस तरीके से अब आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं क्योंकि मृत्यु दर जो थी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थी और कहीं न कहीं दूसरी लहर जो है, वो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा घातक थी, जो लोग सरकार के क कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मगर जिस तरीके से अब तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें होंगी और कहीं न कहीं सरकारों को समझना होगा कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन प्रॉपर इंतजाम है, वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, यहाँ तक कि ऑक्सीजन को उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि लगातार जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वो भी नहीं होनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर लगभग कह सकते हैं ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो लगाए जा चुके हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली के अंदर कोई भी संकट ना हो सके। मगर जिस तरीके से आईसीयू बेड की बात करें, वेंटिलेटर बेड की बात करें तो उनके अंदर जरूर कमी देखने को मिल रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर यानी कि नवंबर के अंदर अगर तीसरी लहर आती है, क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने भी कहा है कि तीसरी लहर जो है वो नवंबर में आ सकती है और उसकी जो पीक होगी वो सबसे बड़ी घातक होगी। मगर देखना होगा सरकारें कितनी कोशिश करती है क्योंकि अभी समय है, ज़रूर है दिल्ली सरकार के पास भी, केंद्र सरकार के पास भी, मगर अभी सरकारों का जो ध्यान है, वो सिर्फ़ 5 राज्यों की तरफ है। जी। बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल जो है राजीव खड़ा होता है क्योंकि बड़े अस्पतालों की अगर बात करूँ, क्योंकि एम्स का जो डेटा निकल कर के सामने आया है वो यकीनन चौंकाने वाला है। जिस तरीके से हर 20 से 21 मरीज में एक मरीज की जो है मौत का आंकड़ा दिया गया, यानी कि और जिस तरीके से उसके अधिकारी ने इस बात को कहा कि हमारे पास जब तक मरीज आता था तब तक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि हम उसे बचा ही नहीं पाते थे। यानी कि कहीं ना कहीं लोग भी उस हालत में अस्पताल पहुंचे जब उनको बचाना बहुत मुश्किल था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, सरकारों ने कहा था जनता से विज्ञापन के माध्यम से भी, टीवी हम्म। के माध्यम से भी कि वो कोशिश करें कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें बिल्कुल। ताकि जो है वो अस्पतालों के अंदर भीड़ ना हो। मगर जब अस्पताल तक मरीज़ जाता था, तो कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ जाती थी और कहीं न कहीं अस्पताल के जो अधिकारी थे,
वो उनको बचा नहीं पाते थे और स्थिति इतनी ज़्यादा डरावनी होती थी कि अस्पताल जो है वो कहीं न कहीं बेडों की संख्या की वजह से या फिर कहें आईसीयू बेडों की वजह से मरीजों को अपने पास नहीं अस्पताल में भर्ती कर पाता था, जिसकी वजह से मरीजों को जो दिक्कतें होती थी। मगर जो स्थिति दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी ऑक्सीजन की वजह से भी और बेडों की वजह से भी, अस्पतालों के अंदर जगह कम थी और सरकार के पास समय होते हुए भी कहीं न कहीं सरकारों को कोशिश करना चाहिए थी और बेडों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी ताकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। मगर जब पीक निकलने लगी थी यानी कि काफ़ी हद तक जब कम हो गई थी, तो उसके बाद ही निरंकारी ग्राउंड की बात करें या फिर और जो संस्थाएँ थी, वहाँ पर भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई। लगातार कोशिश जो की गई मगर नॉर्मल बेड बढ़ाए गए थे, आईसीयू बेड नहीं थे उसमें, ना ही वेंटिलेटर बेड थे। मगर दिल्ली सरकार के पास अभी भी समय है और केंद्र सरकार के पास भी समय है, क्योंकि जो नवंबर की जो पीक बताई जा रही है, वो जो तीसरी लहर है, वो कहीं न कहीं घातक हो सकती है और इसी के लिए कहीं न कहीं अस्पतालों के अंदर प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए थे, मगर अभी भी प्रॉपर इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी। बिल्कुल। राजीव, अगर मैं पूरी व्यवस्थाओं की बात करूँ, क्योंकि बड़े चिंता का विषय रहा था जब हमने सेकंड वेव को देखा था, लोग परेशान हुए थे, राजनेताओं ने कहा था कि ये एकाएक आई आपदा है, इतनी बड़ी तादाद में आ जाएगी, इसका आकलन हम नहीं कर पाए थे, इस वजह से इस स्थिति को हमें देखना पड़ा। तीसरी वेव के बारे में पहले से ही सतर्कता है और दूसरी वेव जो रही है वो एक बड़ा सबक रही है। क्या आपको लग रहा है कि आगे की तस्वीर बदल सकती है? ऐसी व्यवस्था सरकारों की तरफ से कर दी गई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के लिए भी विशेषज्ञों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि दूसरी लहर भी आ सकती है और यहाँ तक कि तीसरी लहर भी आ सकती है। मगर जो सरकारों ने समय रहते हुए दूसरी लहर के लिए इतनी गंभीरता नहीं दिखाई, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। बिल्कुल। मगर जिस तरीके से अब तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर आ सकती है और नवंबर तक के लिए उसके लिए डेट भी बताई गई है, कैसे इस नवंबर के महीने में डेट वो आ सकती है, ये तीसरी लहर। मगर सरकारें जो है वो कहीं न कहीं दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए था, क्योंकि दूसरी लहर के पास जो समय था, यानी कि होली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों को जो सख्ती बरतनी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई थी सरकारों की तरफ से। सिर्फ ये कहा गया था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर जो कंट्रोल जब हाथ से निकलता चला गया, तो जाकर के केंद्र सरकार की मदद ली गई और केंद्र सरकार ने जब जिस तरीके से मदद दी, उसमें भी कहीं न कहीं देरी होती नजर आई थी और कहीं न कहीं ऑक्सीजन की वजह से जो अस्पतालों के अंदर हालत थी, क्योंकि बड़े अस्पताल जो थे, उनके पास तो सुविधाएँ थी, मगर मरीज इतने ज़्यादा थे, उनके पास यानी कि इलाज का जो पूरा इंतजाम नहीं हो पा रहा था। मगर छोटे जो अस्पताल थे, उनके हालात जो थे वो और ज़्यादा डरावने थे और कहीं न कहीं स्थिति को सँभालने के लिए केंद्र सरकार को ही सहयोग करना पड़ा। मगर दिल्ली सरकार के पास अभी भी समय है, दिल्ली सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी। मगर जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, उससे कहीं न कहीं बचाव के लिए दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि एक-दूसरे के ऊपर पलड़ा झाड़ने से कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मगर दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करें, ताकि तीसरी लहर यानी कि जो नवंबर में तीसरी लहर घातक बताई जा रही है और खास तौर पर बच्चों के लिए वो कहीं न कहीं उनके लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। मगर अभी भी वैक्सीन की कमी न होती नज़र आ रही है और जिसकी वजह से अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है। जी। बिल्कुल। राजीव, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही यहाँ पर, बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं को तो देख लिया जाता है, क्योंकि आम जनमानस की अगर बात करूँ तो वो बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते हैं। बड़े अस्पताल बड़ी जल्दी रिजर्व हो जाते हैं और चार्जेस बहुत हाई होने की वजह से आम जन वहाँ जाता भी नहीं है। जो मिडिल फैमिलीज़ है या लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ है वो नहीं जाती हैं। अगर मैं उन अस्पतालों की बात करूँ जहाँ बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी अस्पतालों की बात करूँ या छोटे नर्सिंग होम्स की बात करूँ या छोटे अस्पतालों की बात करूँ, तो वहाँ कितनी व्यवस्था की गई है तीसरी वेव से लड़ने के लिए? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बड़े अस्पतालों की, यानी सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनके अंदर ज़रूर सुविधाएँ दी जाती हैं, चाहे वो बिल्कुल। कि दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से सुविधाएँ दी जाती हैं और उन्हीं के आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। मगर जो छोटे नर्सिंग होम की बात करी या फिर कहें छोटे अस्पतालों की बात करें या फिर छोटे सरकारी अस्पतालों की बात करें, जिसके अंदर कई बार क्लिनिक बनाई जाती है 25 बेडों की, 30 बेडों की, या फिर कहें कि जो इलाकों के अंदर जो क्लिनिक बनाई जाती है, उनके अंदर कितनी सुविधाएँ होनी चाहिए थी। मगर अभी भी सरकारों का ध्यान उस तरफ नहीं है, सिर्फ बड़े अस्पतालों की तरफ है और उन्हीं का डाटा रखा जाता है। मगर सरकारों को समझना होगा कि छोटे अस्पतालों में अगर प्रॉपर इंतजाम होंगे, तो फिर बड़े अस्पतालों तक मरीज नहीं पहुँचेंगे और जो इलाज है वो उनके नज़दीक ही मिल जाएगा। मगर जब बड़े अस्पतालों तक मरीज पहुँचता है, तो स्थिति काफ़ी डरावनी हो जाती है, यानी कि स्थिति खराब हो जाती है और अस्पतालों को फिर कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। मगर यहाँ पर अभी भी तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है, सरकारें उससे सबक नहीं ले रही हैं, क्योंकि जो दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए था, वो चीज़ अभी भी देखने को नहीं मिल रही है और बड़े अस्पतालों में ज़रूर इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर छोटे अस्पतालों में अभी भी कोई भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है। जो जैसे पहले चल रहा था, उसी तरीके से आज भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। जी। यानी कि राजीव, अगर कहा जाए कि कागज़ों पे तो बहुत कुछ तैयार बता दिया गया और वो जो तैयार बताया वो बड़े-बड़े नामों के साथ बताया, कि चाहे वो सफदरजंग की बात कर लीजिए, चाहे आरएमएल की बात कर लीजिए, चाहे आप एम्स की बात कर लीजिए, लेकिन किसी गली नुक्कड़ पे खुला कोई 8-10 बेड का अगर अस्पताल होगा तो उसकी व्यवस्था सुचारू नहीं है। अगर इनकी बात करूँ, क्योंकि देखिए आम जनमानस जब आपदा आएगी तो उस समय इन्हीं अस्पतालों में पहुँचेगा। क्या सरकार को चिंता नहीं है
कि वो लोअर मिडिल फैमिली या जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो इन अस्पतालों में जाएँगे इलाज कराने के लिए, उन्हें कहाँ से व्यवस्था दी जाएगी? उनका डेटा भी तो कहीं न कहीं एकत्रित होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बड़े अस्पतालों की, सरकारें जो हैं वो लगातार बड़े अस्पतालों के ही डाटे रखती है सबके सामने और कहीं न कहीं यही कोशिश करती है कि अगर हमने जो इंतज़ाम है अस्पतालों के अंदर वो प्रॉपर कर लिए, चाहे वो एम्स हो या फिर मैक्स हो या फिर सफदरजंग हो या फिर एम्स हो, आरएमएल हो, ये तमाम अस्पतालों के जो डाटे रखे जाते हैं। मगर सरकारें अभी भी उन अस्पतालों की तरफ गौर नहीं कर रही है, जो इलाकों के अंदर जो बिल्कुल। छोटे-छोटे क्लिनिक बनाए जाते हैं या सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक होती है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक अगर सुचारू रूप से दूसरी लहर के अंदर चल रहा होता, तो छोटे-मोटे जो खांसी जुकाम होते हैं, वो कहीं न कहीं लोगों तक उतनी बड़ी संख्या में नहीं होते, क्योंकि जब छोटे-मोटे अस्पतालों के अंदर ही जगह नहीं मिलेगी, तो फिर बड़े अस्पतालों में वैसे भी मरीज भागते हैं और बड़े अस्पतालों में जब जगह फुल हो जाती है, तो कहीं न कहीं उनको इलाज नहीं मिलता। फिर वो अस्पतालों के बाहर वही लाइन देखने को मिलती है, जो लंबी-लंबी लाइन हमने दूसरी लहर के अंदर भी देखी थी। मरीज जो थे, वो बाहर अस्पतालों के बाहर तड़प रहे थे, मगर सरकारें अभी भी सोच नहीं रही हैं, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा जरूर बना हुआ है, मगर तीसरी लहर के लिए सरकारें सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ना कि अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बढ़ानी चाहिए अगर तीसरी लहर आती है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अभी भी इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हम विदेशों के बिल्कुल कंपेयर करते हैं, मगर अभी भी दिल्ली की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। जी। बिल्कुल, इसलिए हमारे राजीव मेरे साथ जुड़ने के लिए राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े थे। ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट उन्होंने आपको बताई कि क्या अस्पतालों के हालात हैं। बड़े अस्पताल चमका दिए गए हैं, लेकिन छोटे अस्पताल जहां लोअर मिडिल परिवार पहुंचेंगे अगर आपदा की तीसरी लहर आती है